A very good and tendency and charming and attractive morning to everybody, all of you यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर पर एस श्रीवास्तव का एक तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल लेकर के आ गया है एक नई वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। एक एक अंक के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका क्लेरिफिकेशन करते हुए बिना विलंब किए आते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं क्या कहलाती हैं? तो धातुओं की अगर डिफिनेशन पूछ रहा है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, वे तत्व जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं होती हैं या धातुएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खनिज से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा जाएगा खनिज क्या है या खनिज की परिभाषा दीजिए या खनिज से आप क्या समझते हो। तो आपको क्या लिखना है कि पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाली धातुओं के ऐसे यौगिक जिसमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भर्जन क्या है? भर्जन क्या है? आंसर हो सकता है इट में भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए या ऐसे एक नंबर में लिखने को आ जाए। तो आपको भर्जन के बारे में बताना है कि वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। अयस्क को गर्म करने की, अयस्क कच्चा लोहा को गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है भर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रगलन से आप क्या समझते हो? तो प्रगलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट करते रहिए आप लोग। प्रगलन से आप क्या समझते हो? तो धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर अपचयित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है प्रगलन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, परावर्तन भट्ठी का उपयोग कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, परावर्तन भट्ठी का उपयोग निस्तापन में होता है। कहाँ पर होता है? निस्तापन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? बहुत सारे सूत्र मैंने दे दिए हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन अलग से क्वेश्चन कुछ और देते हैं। जो है कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeSO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान निर्माण में प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए। जो हवाई जहाज वायुयान जो बनाए जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, उसमें कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो ये धातु होती है ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन। ठीक है। नेक्स्ट है, सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव हैं या कौन कौन से अवयव होते हैं? तो इसमें सोल्डर नामक जो एक मिश्र धातु होती है उसमें Pb और Sn ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये धातु होती है टंगस्टन धातु का बना होता है। कौन सी धातु होती है? टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपचयन द्वारा रंगों का, कौन सी गैस अपचयन द्वारा रंगों का विरंजन करती है? ऐसी कौन सी गैस है जो अपचयन के द्वारा, पिछली वीडियोस में अपचयन, उपचयन, धातु, उपधातु, अधातु, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो अपचयन द्वारा रंगों का विरंजन करती है, तो वो गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है SO2 गैस। SO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक क्रिया क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th और 12th लेवल दोनों के लिए। नमी की उपस्थिति में रंगीन वानस्पतिक पदार्थों को अपचयित करके रंगहीन पदार्थों में बदलने की क्रिया को विरंजक क्रिया कहा जाता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हम इसको मैंने नोटेड कामा में भी बंद कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाना है, 100% पूछा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो कॉपर के जो मुख्य अयस्क होते हैं वो 4 अयस्क हैं जिनके नाम लिखना है और उसका जो है
केमिकल फार्मूला देना है। तो कॉपर पहला है कॉपर पायराइट, तो केमिकल फार्मूला उसका है CuFeS2। दूसरा है क्यूप्राइट, तो ये हो गया आपका Cu2O। तीसरा है कॉपर ग्लांस, तो इसका फार्मूला आपका है Cu2S। नेक्स्ट आपका चौथा है मैलेकाइट, तो इसका जो है ब्रेस में रहेगा Cu, और फिर है स्मॉल ब्रेस में OH और क्लोज होल्ड टू डॉट CuCO3 और ब्रेस क्लोज हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कोई उन 3 धातुओं का नाम बताओ जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है। तो पहली धातु हमारी है गोल्ड, दूसरी है प्लेटिनम और तीसरी धातु है क्रोमियम। तो गोल्ड को हम Au, प्लेटिनम को Pt और क्रोमियम को Cr से डेनोट करते हैं। ये 3 धातुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर सरलता से जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है मिश्र धातुएं क्या होती हैं। परिभाषा पूछ लेगा कि मिश्र धातुओं की परिभाषा लिखिए या मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो इसका इन्वर्टेड कामा में आंसर मैंने दे दिया। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में गलने की अवस्था जो स्टेट होती है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, उसमें मिश्रित करने पर समांगी मिश्रण को, जो मिश्रण मिलेगा आपको एज ए रिजल्ट जो प्राप्त होगा, को मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट है पीतल का संगठक क्या है। जो पीतल होता है उसमें क्या क्या मिला होता है, कितने परसेंट मिला होता है। तो 70% Cu होता है और 30% Zn होता है। अगला है C2H6 का IUPAC नाम क्या है। तो C2H6 का IUPAC नाम एथेन होता है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताओ। तो एथिल एल्कोहल का होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। नोट करते रहिए आप लोग और क्लेरिफिकेशन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है CH3COCH2CH3 का IUPAC नाम क्या होगा या क्या होता है। तो इसका नाम होता है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है। अगला है प्राकृतिक गैस का अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस जो होती है उसका अवयव 1-2 बार मैं बता चुका हूं, मेथेन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है C11 से स्टार्ट होती है और हाइड्रोजन पे H16 पर खत्म होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो डीजल के तेल में C16 से और C18 तक होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। C3 कार्बन के 3 और H के 8 में हाइड्रोजन के 8। तो इस तरह से C3H8। अगला है साबुन का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो साबुन का रासायनिक नाम सोडियम या हम कह सकते हैं पोटेशियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट। और इसका जो है रासायनिक सूत्र जो केमिकल फार्मूला होता है तो CH2 COO C7 और H जो होता है 35 H35। ये मैंने ब्रेस पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया है क्योंकि ये फार्मूला अक्सर पूछा जाता है कि साबुन का रासायनिक नाम और उसका जो है रासायनिक सूत्र लिखिए। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ था, उसका नाम एवं सूत्र लिखना है। तो आप याद रखिएगा जो भी लैबोरेटरीज हैं, केमिकल रिएक्शंस लैबोरेटरीज हैं, तो सर्वप्रथम यूरिया का हुआ था। किसका हुआ था? यूरिया का था। वो कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया।
और उसका जो फॉर्मूला है यानी सूत्र है NH2CO NH2 है। ठीक है, अगला है मेथेन और एथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। मेथेन का CH4 होता है और एथेन का C2H6 होता है। अगला है सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक धन विद्युतीय यानी कि जो धनायन का सूत्र वो होता है, कौन सा तत्व होता है? के यानी पोटेशियम होता है। अगला है एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी याद रखिएगा, आप लोग एंटीमनी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन में भी देगा कि धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, तो एंटीमनी जो है उपधातु है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। इस समय जो आवर्त सारणी जो चल रही है उसका क्या नियम है? तो उसका नियम ये है कि तत्वों के जितने भी तत्व उसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, क्लेरिफिकेशन करता रहूंगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जितने भी उसके फिजिकल क्वालिटीज हैं, केमिकल क्वालिटीज, उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका एक डेफिनेशन भी हो सकती है, इसको हम बंद कर देने इन्वर्टेड कॉमा में। एक परिभाषा है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तो आपको लिख देना है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण एवं उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों का डी ऑर्बिटल, अब ये डी ऑर्बिटल क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, जैसे ही आपके ये क्वेश्चंस फिनिश होंगे अगली वीडियो में जब भी मैं मिलूंगा तो आपको एक एक चीज और क्लेरिफिकेशन करके बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कितना कितना होता है, कैसे आपके बॉन्ड बनते हैं, किस तरह से क्या होता है। हिंदी मीडियम है तो एक एक चीज मैं क्लियर करता रहूंगा। जिन तत्वों का डी ऑर्बिटल या हम हिंदी में कह सकते हैं कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल हमने दे दिया, Fe का एग्जांपल दे दिया, इसका जो है 26 होता है। आवर्त सारणी जब मैं बनवाऊंगा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट S में 2 होगा, 2S2 और 2P का 6 होगा, 3S2, 3P6, 3D6 और 4S का 2 होगा। इसी तरीके से अगला मेंडलीफ आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों को समझाइए। जो मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी दी थी उस सारणी में सामान्य तत्व कितने थे या उन सामान्य तत्वों को कितने वर्गों में रखा गया? तो आप देखिए फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, ये वर्ग उन्होंने बना दिए। इन तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, NH2, NP5 तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, तक होता है। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया, Na जो जिसका कितना होता है 11 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 11 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसको ऐसे ही बताएंगे क्लियर कर, 2 2 4 और 6 4 10 और 1 11, Na का 11 हो गया। इसी तरह कोष होते हैं ना, कैसे कैसे कोष होते हैं, कैसे कैसे ब्लॉक होते हैं, कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Al हमने रख लिया यहाँ पर, इसका होता है 13। तो फर्स्ट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2 2 4 और 6 10 और 2 10 + 2 12 और 1 13। तो L का 13 आया है। तो इस तरह से ETC there are so many elements into the chemical formulas, how to arrange the order, कैसे अरेंज करेंगे ऑर्डर। तो फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते रहिए जारी, अपनी पढ़ाई को बंद न करिए। और मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, लघु क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चंस का लगभग प्रोबेबल हाई स्कूल इंटरमीडिएट का समापन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही लघु क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं इतनी जबरदस्त टेक्निक से एक एक चीज की क्लेरिफिकेशन करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द फिजिक्स,
how to do the study of the English subject, how to do study the geography subject. Every subject clarification will be find here. You will be able to obtain to each good marks each student. So you will have to subscribe my channel Exam Fact Creators YouTube channel created by SK Srivastava. SK Srivastava. Once again, I want to say I shall meet you into the next video. Then तब तक के लिए I want to take a goodbye. See you again. That's all. All the best for you.